नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी सुर्खियों पर गौर करने वाली हैं जिन्होंने 9 सितंबर 2025 को वैश्विक व्यापार जगत में काफी हलचल मचा दी है। नमस्कार। तो हमारा इरादा सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे मतलब को समझना है। ये अलग-अलग घटनाएं मतलब एक बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होती हैं। हाँ, क्या कोई कनेक्शन है इनके बीच? बिल्कुल। आज हम इन स्रोतों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि भाई ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने वाकई सबको चौंका दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हुंडई और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के साझा बैटरी प्लांट पर सरकारी छापा पड़ा है। हाँ, ये काफी बड़ी खबर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 475 दक्षिण कोरियाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। 475? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। आखिर चल क्या रहा है वहां? बिल्कुल, ये आंकड़ा ही 475 कर्मचारी इस घटना को असाधारण बनाता है। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी कार्रवाई है। और इसका असर सीधे तौर पर अमेरिका के एक प्रमुख तकनीकी और कह सकते हैं रणनीतिक सहयोगी दक्षिण कोरिया पर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? अटकलें तो कई हैं। जैसे? क्या ये श्रम कानूनों के उल्लंघन का मामला है, या फिर वीजा या आप्रवासन नियमों में कोई गड़बड़ी मिली, या फिर जैसा कि अक्सर होता है, क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? हाँ, क्योंकि सिर्फ वीजा उल्लंघन के लिए इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक ही देश के नागरिकों को हिरासत में लेना, ये थोड़ा अजीब तो लगता है ना? सही कहा। क्या ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किसी तनाव का संकेत हो सकता है, खासकर तब जब दोनों देश सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, इस तरह की घटनाएं आपसी विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। बिल्कुल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संबंध कई वैश्विक मुद्दों पर, जैसे आपने कहा सेमीकंडक्टर या उत्तर कोरिया, वो एक बहुत नाजुक संतुलन पर टिके हैं। अगर ये मामला सिर्फ स्थानीय कानूनों के उल्लंघन का भी है, तो भी जिस पैमाने पर यह कार्रवाई हुई है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचेगा और इस यौल में चिंता जरूर पैदा करेगा। हाँ। और इसका असर सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहेगा। आप बैटरी सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं शायद। जॉर्जिया तो अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज के निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। बिल्कुल, हुंडई और एलजी का ये प्लांट भविष्य की ईवी बैटरी सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। इस तरह की कार्रवाई से प्लांट के ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है, प्रोडक्शन में देरी हो सकती है। और इसका असर फिर आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत और उपलब्धता पर भी? हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है। ये घटना सिर्फ दो कंपनियों या दो देशों के बीच का मामला नहीं रह जाता। ये वैश्विक ईवी बाजार और जो ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य हैं, उनको भी प्रभावित कर सकता है। ओह। इसलिए इसे वैश्विक चिंता कहा जा रहा है। दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां और सरकारें इस पर नजर रखे हुए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक स्थानीय घटना के तार इतने गहरे और दूर तक जुड़े हो सकते हैं, कॉर्पोरेट जगत की दिक्कतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और सप्लाई चेन तक। अच्छा, कॉर्पोरेट जगत की ही एक और बड़ी खबर पर आते हैं, जो सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ी है। रूपर्ट मर्डॉक के विशाल मीडिया साम्राज्य का उत्तराधिकार आखिरकार तय हो गया है। लैकलन मर्डॉक अब कमान संभालेंगे। हाँ, ये मीडिया की दुनिया में एक युग का अंत और कह सकते हैं दूसरे की शुरुआत जैसा है। मर्डॉक साम्राज्य, जिसमें फॉक्स न्यूज़ और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े नाम शामिल हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मीडिया समूहों में से एक है। लैकलन के हाथ में पूरी कमान आने का मतलब है कि समूह की भविष्य की दिशा, उसकी संपादकीय लाइनें और राजनीतिक झुकाव, ये सब अब काफी हद तक उनके विजन पर निर्भर करेगा। और इसमें एक और दिलचस्प बात ये भी है कि लैकलिन के भाई बहनों को भी अच्छी खासी रकम मिली है। एलिजाबेथ, जेम्स और प्रूडेंस, हर एक को $1.1 बिलियन। ये रकम अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल, ये रकम पहली बात तो इस साम्राज्य के विशाल आकार को दर्शाती है। हाँ। और साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि शायद सत्ता का हस्तांतरण सुचारू रूप से करने और भविष्य के कानूनी या पारिवारिक विवादों से बचने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई है। मतलब शांति बनाए रखने की कीमत। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि पारिवारिक नियंत्रण वाले इतने बड़े व्यवसायों में उत्तराधिकार कितना जटिल, कितना पेचीदा हो सकता है। सही बात है। लैकलिन के सामने अब चुनौती सिर्फ बाहरी कंपटीशन की नहीं होगी, बल्कि शायद अंदरूनी अपेक्षाओं और भाई बहनों के साथ भविष्य के समीकरणों को संभालने की भी होगी, भले ही अभी समझौता हो गया हो। तो एक तरफ जहां हुंडई एलजी मामले में हमने देखा कि कैसे कॉर्पोरेट दिक्कतें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकती हैं, वहीं मर्डॉक मामला में हम देख रहे हैं कि कैसे कॉर्पोरेट सत्ता एक परिवार के भीतर केंद्रित हो रही है।
और इसका वैश्विक मीडिया पर क्या असर पड़ सकता है। ये दोनों खबरें दिखाती हैं कि कॉर्पोरेट जगत में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। बिल्कुल। अब जरा इस उथल-पुथल के बीच बाजारों का हाल देखते हैं। खबर है कि वॉल स्ट्रीट में हल्की बढ़त है, रॉबिनहुड और एप्पलविन जैसे शेयरों में तेजी आई है। हाँ, वहीं एशिया में जापान का निक्की इंडेक्स 44,000 के पार चला गया है और दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी मजबूत बना हुआ है। ये संकेत क्या कहते हैं? क्या ये सच में बाजार की मजबूती है या मतलब तूफान से पहले की शांति? देखिए, बाजार के संकेतों को समझना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वे कई चीज़ों का मिला-जुला असर दिखाते हैं। वॉल स्ट्रीट की हल्की बढ़त शायद निवेशकों के सतर्क आशावाद को दर्शाती है। सतर्क आशावाद। हाँ, मतलब उम्मीद तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जोखिम लेने से बच रहे हैं। रॉबिनहुड और एप्पलविन जैसे टेक शेयरों में तेजी हो सकता है, किसी कंपनी विशेष की अच्छी खबर हो या उस खास सेक्टर में निवेशकों की रुचि बढ़ी हो। ये ज़रूरी नहीं कि पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का आईना हो। अच्छा। और निकाई का 44,000 पार करना, इसे एक मनोवैज्ञानिक स्तर कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मनोवैज्ञानिक स्तर का मतलब है एक ऐसा आंकड़ा जिसे निवेशक बाजार की धारणा और भविष्य की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं। 44,000 पार करना दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा जापानी अर्थव्यवस्था या जापानी कंपनियों में बढ़ रहा है, या शायद वैश्विक निवेशक अपना पैसा वहां लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत माना जाता है, लेकिन ये देखना होगा कि बाजार इस स्तर पर टिक पाता है या नहीं। इसी तरह दक्षिण कोरिया के कोस्पी की मजबूती हुंडे एलजी वाली घटना के बावजूद ये दिखाता है कि निवेशक शायद उस एक घटना को पूरी कोरियाई अर्थव्यवस्था के लिए खतरा नहीं मान रहे हैं, या उन्हें अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों पर भरोसा है। लेकिन ये थोड़ी विरोधाभासी तस्वीर नहीं लगती? एक तरफ हम हुंडई प्लांट पर छापे जैसी गंभीर घटना देख रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका चीन के बीच व्यापारिक तनाव की खबरें हैं, और फिर भी बाजार या तो ऊपर जा रहे हैं या मजबूत बने हुए हैं। हाँ, ये बात सही है, और यही बाजार की जटिलता है। निवेशक अक्सर बुरी खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं अगर उन्हें लगता है कि अर्थव्यवस्था का जो समग्र आधार है वो मजबूत है या भविष्य में सुधार की उम्मीद है। अच्छा। हो सकता है वे हुंडई मामले को एक अकेली घटना मान रहे हों, या चीन अमेरिका तनाव को कुछ समय से चल रहा मुद्दा मानकर उसकी आदत डाल चुके हों, या शायद केंद्रीय बैंकों से भविष्य में ब्याज दरें कम होने की उम्मीद उन्हें उत्साहित कर रही हो। लेकिन आपका सवाल सही है, इन मिले जुले संकेतों के बीच असलियत क्या है ये कहना मुश्किल है। चलिए, आपने अमेरिका चीन तनाव का जिक्र किया तो उसी पर आते हैं। खबर है कि चीन ने अमेरिकी फसलों का आयात कम कर दिया है, जी। और इसके जवाब में अमेरिकी कृषि सचिव नए खरीदार ढूंढ रहे हैं। ये कितना गंभीर मामला है? ये अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए तो मतलब काफी गंभीर मामला हो सकता है। चीन अमेरिकी किसानों के लिए, खासकर सोयाबीन, मकई और दूसरे अनाज उगाने वालों के लिए सबसे बड़े खरीदारों में से एक रहा है। हाँ, ये तो सुना है। अगर चीन आयात कम करता है तो इसका सीधा असर अमेरिकी किसानों की आय पर पड़ेगा, कृषि उत्पादों की कीमतें गिर सकती हैं और इसका असर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और ये नए खरीदार ढूंढना, क्या ये आसान है? कहने में आसान है, पर करने में बहुत मुश्किल। अमेरिकी कृषि सचिव का नए साझेदारों की तलाश करना एक जरूरी कदम है, लेकिन चीन जितना बड़ा बाजार वो रातों रात कोई दूसरा देश नहीं बन सकता ना। सही बात है। ये दिखाता है कि व्यापार में विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। यानी अपनी सारी उम्मीदें एक ही खरीदार पर टिकाने के बजाय अलग अलग देशों में बाजार तलाशना क्यों जरूरी है, ताकि एक जगह से मांग कम हो तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो सके। अच्छा। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि कैसे दो देशों के बीच राजनीतिक और व्यापारिक तनाव सीधे तौर पर जमीन पर काम कर रहे किसानों और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं, ये भू राजनीति का सीधा असर है। क्या इसका असर आगे चलकर हम जैसे आम उपभोक्ताओं पर, यानी खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है? तुरंत शायद नहीं, लेकिन लंबे समय में असर पड़ सकता है। अगर अमेरिकी किसानों को अपनी फसलें बेचने में दिक्कत आती है या उन्हें कम दाम मिलते हैं तो वो उत्पादन कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर अमेरिका को नए बाजार मिलते हैं और वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव आता है तो क्या कहते हैं, परिवहन लागत वगैरह के कारण कीमतें बदल सकती हैं। ये एक जटिल समीकरण है, लेकिन हाँ, व्यापार युद्ध या तनाव का असर आखिरकार उपभोक्ता तक पहुंच सकता है। व्यापार और भू राजनीति के इस तनावपूर्ण माहौल से निकलकर अब जरा भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक दिलचस्प कहानी उभर रही है दक्षिण कोरिया से। अच्छा। वहाँ की एक बड़ी फिनटेक कंपनी है टॉस। सुना है ये अब दुनिया भर में फैलने की योजना बना रही है और शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से कर रही है। हाँ, टॉस की कहानी वाकई दिलचस्प है।
और ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, एशियाई फिनटेक कंपनियों का वैश्विक मंच पर उभरना। अच्छा। ये कंपनियां पहले अपने घरेलू बाजारों में बहुत सफल हुई हैं, करोड़ों ग्राहक बनाए, और अब वे अपनी टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल को दुनिया के दूसरे हिस्सों में ले जाना चाहती हैं। टॉस का ऑस्ट्रेलिया को चुनना शायद वहां के विकसित बाजार और तकनीकी रूप से जागरूक आबादी के कारण हो। और उनकी एक और योजना है कोरियाई वॉन पर आधारित एक स्टेबल कॉइन जारी करने की। स्टेबल कॉइन आजकल बहुत सुनने में आता है, लेकिन आसान भाषा में ये है क्या और टॉस ऐसा क्यों करना चाहेगी? देखिए, स्टेबल कॉइन एक तरह की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसकी कीमत को किसी वास्तविक दुनिया की संपत्ति जैसे डॉलर या वॉन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मतलब स्टेबल रहे। हाँ, ताकि इसमें बिटकॉइन जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसियों की तरह भारी उतार चढ़ाव ना हो। जैसे टॉस के मामले में वे इसे कोरियाई वॉन से जोड़ना चाहते हैं, यानी सिद्धांत रूप में एक टॉस स्टेबल कॉइन की कीमत हमेशा एक कोरियाई वॉन के बराबर रहेगी। इसका फायदा ये है कि इसे डिजिटल भुगतान, खासकर सीमा पार लेनदेन के लिए इस्तेमाल करना आसान और भरोसेमंद हो सकता है। ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की तुलना में तेज और सस्ता विकल्प बन सकता है। तो ये पारंपरिक बैंकिंग के लिए एक चुनौती हो सकती है? निश्चित रूप से इसमें चुनौती देने की क्षमता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में। लेकिन स्टेबल कॉइन के साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। जैसे? सबसे बड़ी चुनौती है रेगुलेशन की। दुनिया भर की सरकारें और केंद्रीय बैंक अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे और उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो सके। सही है। टॉस को ऑस्ट्रेलिया और अन्य बाजारों में कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें पेपैल या वीजा जैसी स्थापित कंपनियों और दूसरे फिनटेक स्टार्टअप से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी मिलेगी। तो टॉस के लिए एक बड़ा अवसर जरूर है, लेकिन राह आसान नहीं है। फिनटेक के अलावा एक और क्षेत्र में वैश्विक विस्तार की खबर है, हालांकि थोड़ी छोटी। आइसनर एम्पर यूएई अब आइसनर एम्पर ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन गई है। ये किस ओर इशारा करता है? ये प्रोफेशनल सेवाओं जैसे अकाउंटिंग, टैक्स सलाह और कंसल्टिंग के क्षेत्र में बढ़ते वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अच्छा। जी, जैसे जैसे कंपनियां खुद वैश्विक होती जा रही हैं, उन्हें ऐसे सलाहकारों और सेवा प्रदाताओं की जरूरत होती है जिनकी पहुंच और समझ दुनिया भर में हो। आइसनर एम्पर जैसी फर्मों का अपने नेटवर्क का विस्तार करना इसी जरूरत को पूरा करने का एक तरीका है। वे अपने ग्राहकों को जहां भी वो ऑपरेट करते हैं वहां स्थानीय विशेषज्ञता और वैश्विक दृष्टिकोण दोनों प्रदान करना चाहते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी या उत्पाद ही नहीं, बल्कि सेवाएं भी लगातार वैश्विक हो रही हैं। तो आज हमने कई अलग अलग दिखने वाली, लेकिन जैसा आपने कहा आपस में जुड़ी हुई चीजों पर बात की। हुंडई एलजी प्लांट पर छापे जैसी बड़ी कॉरपोरेट घटना जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सप्लाई चेन तक है। जी। मर्डॉक साम्राज्य में सत्ता का हस्तांतरण जो मीडिया की दिशा बदल सकता है। बाजारों की अपनी चाल जो बाहरी उथल पुथल के बावजूद कभी कभी हैरान करती है। बिल्कुल। अमेरिका चीन के बीच व्यापारिक खींचतान जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। और टॉस जैसी फिनटेक कंपनियों की नई उड़ान जो भविष्य के पैसे और बैंकिंग को बदलने का दम लगती है। इन सब अलग अलग धागों को एक साथ कैसे पिरोया जा सकता है? मतलब इन सब का क्या मतलब है? अगर हम एक कदम पीछे हटकर इन सभी सुर्खियों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, हमारी दुनिया अविश्वसनीय रूप से आपस में जुड़ी हुई है। जॉर्जिया के एक प्लांट में हुई घटना सियोल और शायद दुनिया भर के कार खरीदारों को प्रभावित कर सकती है। बीजिंग में लिया गया एक व्यापारिक फैसला आयोवा के किसी किसान की रोजी रोटी पर असर डाल सकता है। सही कहा। एक मीडिया परिवार में सत्ता का बदलाव दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाली जानकारी को प्रभावित कर सकता है। और सियोल में बैठी एक फिनटेक कंपनी सिडनी या लंदन में पैसे भेजने का तरीका बदल सकती है। बिल्कुल। ये सारी खबरें यही दिखाती हैं कि कॉर्पोरेट जगत, राजनीति, टेक्नोलॉजी और व्यापार ये अब अलग अलग नहीं देखे जा सकते। ये सब एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, एक गतिशील और अक्सर अप्रत्याशित वैश्विक परिदृश्य बना रहे हैं। वाकई ये एक जटिल जाल है जहां हर तार दूसरे से जुड़ा है। ये सोचना दिलचस्प है कि ये जुड़ाव भविष्य में कैसा रूप लेगा। आज की चर्चा के बाद ये सवाल मन में आता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और व्यापार दुनिया को और करीब ला रहे हैं, भविष्य में राष्ट्रों की सीमाओं और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट शक्तियों के बीच शक्ति का संतुलन कैसे विकसित होगा? क्या राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेंगे या वैश्विक कंपनियां ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ते हुए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।